सबसे ज़्यादा गुनाहगार अगर कोई है तो पार्टी में बैठे वो पार्टी के दल्ले हैं जो ओबीसी बन के और एमपी एमएलए बन जाते हैं, और वो अपनी बात पार्टी फोरम पे नहीं उठाते, इसलिए हमारे साथ ये कुठाराघात हो रहा है। अगर वही लोग बोलते और अगर वही लोग उनके चापलूस नहीं होते तो आज ओबीसी का ये हाल नहीं होता। कि हमने किसी से कोई दुश्मनी ना, हमें भाजपा से दुश्मनी ना हमें कांग्रेस से दुश्मनी। हम चाहते हैं हमें एक सीढ़ी की जरूरत है। जो भी पार्टी मेरे वर्ग के लोगों, इस प्रदेश के जो 32% लोग हैं, उन लोगों को जो पार्टी अपनी सीट चढ़ाएगी हम उसके साथ का। हमारे सुरेश भाई जी ने ये बात कही है, हनुमान जी ने भी बात की है, सुरेंद्र जी, हमारे सारे साथी एक ही बात कह रहे हैं, हमें किसी पार्टी से कोई प्यार नहीं, हमें कोई दुश्मनी है। एक ही बात है कि हमारा हाथ कौन पकड़ता है, लेकिन शब्दों का छल कपट नहीं, ये बात रख लेना। ये नहीं है कि इधर महाभारत के अंदर युद्ध होता है और उसके अंदर जो है अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंज डर बचा कर, ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने अधिकारों के लिए अपना लक्ष्य लेकर के और अपनी ताकत से खड़े हैं और इसका हम जबा के पैरा। अगर हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे और हम हाथ पकड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, पहली बात तो हम उसका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर उसने हमने ये हमारे साथ धोखा हो रहा है तो हम अपनी सीढ़ी को जो हमारे ऊपर होगा हम सीढ़ी हटा लेंगे। आप देख रहे सीढ़ी हटने से हमारे ऊपर आदमी कहाँ जाके गिरेगा उसका अंदाजा आप लगा लेना। और सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का इस 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने किया। नरेंद्र मोदी उस रथ का सारथी था जो कमंडल की बात लेके चला था और मंडल के विरोध में कमंडल का था, कमंडल का जो रथ था उसका ये सारथी था। यानी कि पिछड़े वर्ग के ओबीसी का जो कोटा लागू होना था उसके विरोध में ये सारथी था। लेकिन जब ये देखा कि ओबीसी की सभी जातियां जागने लगी, जाति है, तो आज ये नकली ओबीसी बना करके, जिस जाति का कोई आयोग ही नहीं बैठा, अगर आयोग बैठा तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मैं जरूरत तो मेरे ऊपर केस बनना चाहिए और नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की जाति को आयोग रहित करके उसको बाहर फेंकना चाहिए। नरेंद्र जी के ऊपर झूठा ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर केस भी बनना चाहिए। मेरा नाम सुरेश प्रजापति है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी? भारत आज़ाद होने को 76 साल हो गए, आज तक न तो कांग्रेस और न बीजेपी किसी भी पार्टी में जो हमारा बिल्कुल पिछड़ा हुआ, जो पिछड़ा है, जो दलितों के बराबर में है, जो 32% है हरियाणा के अंदर, आज तक किसी भी पार्टी ने कोई सुनवाई नहीं करी, किसी भी प्रकार का उनको हक नहीं दिया। तो हमारी 28 अक्टूबर को एक मीटिंग भिवानी में हुई थी और उसमें हमने निर्णय लिया कि 17 फरवरी को रोहतक के अंदर हम एक रैली करने जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यही कि हमारे अधिकारों का कत्लेआम किया जा रहा है, खास करके बीजेपी ने। आज 56 इंच सीना का जो प्रधानमंत्री हमारा ओबीसी था, उसने कह दिया अभी मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ। और सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का इस 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने किया। इन्होंने हल्फनामा दिया कोर्ट के अंदर भी जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। एक हमारे जो संविधान का इन्होंने एक बदलने का काम किया, 127 का कानून, जिसमें जो बिल्कुल जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, यदि इसके अंदर कोई भी दबंग जाति आ जाती है तो पहले से ही हम दबे कुचले हैं, और कोई दबंग जाति उसके अंदर आ जाती है तो हमारे हकों को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए हमने एक अपना मीटिंग करके भिवानी में 17 की जो रैली करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग की वो रैली होगी और उसके अंदर हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो हमें न तो कांग्रेस से आज तक कुछ मिला और न बीजेपी से। तो मैं खास करके जो अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी हमारे महानुभाव जो पार्टियों में बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसे हमारे हनुमान जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मैं ओबीसी पहले हूं। जिस दिन हमारे जो लीडर बैठे हैं पार्टियों के अंदर ओबीसी के, वो उनको छोड़ के उन पार्टियों को और अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे तो कोई भी ऐसा हल्का या इसका एमपी की सीट नहीं होगी जिसके अंदर हमारी सीट हम नहीं निकाल सकते। तीसरा मोर्चा भी बनाने के लिए हम तैयार बैठे हैं और हमारे साथ हमारे दलित भाई, वाम सेब के साथी सारे के सारे अपनी मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। यदि अब भी आज तक हमने 63 साल 65 साल जितने साल भी कांग्रेस ने राज किया, उसने इस पिछड़े वर्ग के दम पे ही राज किया। और जब से पिछड़ा वर्ग 2014 के बाद बीजेपी की तरफ गया है, कांग्रेस की हालत आप देख लो, 40 सीटों के ऊपर आगे खड़ी होगी। तो आज हम सभी पार्टियों को आपके चैनल आप कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने आपको हक नहीं दिया, तो किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए? हम पार्टी की तरफ उसी की तरफ जाएंगे। आज जैसे हमारे भाइयों ने कहा भाई हमारे को जो हमारे अधिकार देंगे
नीचे से लेके पार्लियामेंट तक। जैसे मान लिया हमारी मांग रखी भी 25 एमएलए की सीटें और 3 एमपी की सीटें, जो पार्टी देगी हम उसका सहयोग कर सकते हैं। यदि किसी पार्टी ने हमारे को ऐसा हमारा हक नहीं दिया, लॉलीपॉप देने का काम करेंगे, तो सभी पार्टियों की कब्र खोदने का काम अति पिछड़ा वर्ग करेगा। विकल्प क्या बचा है आपके? विकल्प तो हम बना लेंगे। विकल्प तो बनाने के लिए जब ओबीसी आज जागृत हो गया तो विकल्प के लिए तो रैली कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि विकल्प के तौर पर आप कांग्रेस की तरफ भी जाना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे को जो भी पार्टी, मान लिया ये तो ऑप्शन है भाई, मान लिया कोई इस इलेक्शन से पहले 24 से हमारे को यदि अधिकार देंगे लिखित में अपने उसके अंदर मैनिफेस्टो के अंदर यदि वो डालेंगे तो हम सहयोग कर सकते हैं, वरना नहीं। कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुछ वादे करके गए हैं, क्या कहना चाहिए? राजनीतिक पार्टियों ने आज तक 76 साल हो गए, वादे ही तो किए हैं। पूरा तो एक भी कोई नहीं उतरा। पूरे उतरते तो आज अति पिछड़ा क्यों रहते। संविधान के अंदर लिखित रूप में है भी जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या आज तक इतने प्रधानमंत्री देश के बने हैं, किसी ने भी एक भी आदमी ने संविधान को अच्छी तरह से लागू करने का काम किया है? बाबा साहब ने कहा था भी मैं कितना भी अच्छा संविधान लिख दूं, यदि उसको लागू करने वाले आदमी अच्छे नहीं होंगे तो वो संविधान बुरा साबित होगा। और वही इस भारत के अंदर हो रहा है। तो अब पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे हवा दिखती थी उसी प्रकार वो उसी तरफ बह जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज ओबीसी हवा बनाने जान चुका है और जिसका हमारे, क्योंकि वोट हमारे हैं, राज दूसरों का नहीं चलेगा। यदि हमारे अधिकार किसी ने नहीं दिए तो उनकी कब्र खोदने का काम ओबीसी समाज में। मैं हनुमान वर्मा, ओबीसी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम 17 फरवरी को रोहतक की धरा पे FSA के न्याय, सामाजिक न्याय, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग गर्जना रैली रोहतक की धरा पे करने जा रहे हैं 7 मुद्दों को लेके, जिसमें पहला मुद्दा है हमारा जातीय जनगणना, दूसरा मुद्दा 33% महिला आरक्षण बिल, उसमें ओबीसी का कोटा हो, तीसरा मुद्दा हमारा 127वां संविधान संशोधन बिल वापिस हो, चौथा मुद्दा हमारा है क्रीमी लेयर जो केंद्र की तर्ज पर 2016 की नोटिफिकेशन के अनुसार हो, पांचवा मुद्दा है हमारा 27% आरक्षण 1 और 2 में पूरा हो, और अगला मुद्दा है हमारा 33% महिला आरक्षण बिल है उसमें ओबीसी का कोटा हो, और आखिरी जो मुद्दा हमारा है 25 विधानसभा और 3 लोकसभा अति पिछड़ों को मिले जिनकी 32% संख्या है। इन मुद्दों को लेकर हम एक यात्रा मैम की धरा से 26 नवंबर को दीप प्रज्वलित करके मैम 24 चौंतरे से चलेंगे, और उसके बाद 31 तारीख को 60 फुट का पुतला नरेंद्र मोदी का फूंकेंगे। 26 तारीख ही क्यों चुनी गई? 26 तारीख संविधान दिवस है, और उसी दिन क्योंकि एक्चुअल में जो हमने FSA के जो नाम दिया है, फुल्ले, साहू जी, अंबेडकर जी और कर्पूरी ठाकुर, इन 4 महापुरुषों को लेके जो हमने संविधान निर्माता जो है, जिस दिन संविधान लिखा गया उसी दिन हम हमारे अधिकार जो हनन हो रहे हैं उनको पूरा कराने के लिए की यात्रा करने जा रहे हैं। और 31 तारीख को आप पुतला फूंकनी करें, 31 ही क्यों चुनी आपने? 31 के बाद अगले दिन नया साल का आरंभ होगा। उसी दिन हम उस झूठे ओबीसी का जो यूं कहता है कि मैं ओबीसी का हूँ, ये कह के जो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसका दाह संस्कार उसी दिन पुतला फूंक के दहन करेंगे कि आज के बाद ओबीसी बीजेपी के साथ नहीं जाए। 60 फुट का कह रहे हैं कि आपने 60 फुट ही क्यों? 60 फुट इसलिए माय डियर कि इस देश में हमारी संख्या, आज जब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें आईना दिखाने का काम कर दिया जातीय जनगणना करके, 63% वहाँ संख्या है, तो अब वो 60% है। इसलिए 60 फुट का पुतला उस झूठे ओबीसी बनने वाले उस नरेंद्र मोदी का फूंकने का काम करेंगे। हनुमान जी, बीजेपी की बात तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस में अपना भी हैं। जी जी, अपने बयानों से दिख रहा है कि आप कांग्रेस के खिलाफ भी जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ओबीसी हूँ, पार्टी बाद में मेरे लिए, लेकिन हमारे नेताओं ने जो बात करी कि हम आपको पूरा हक देंगे, मैं तो एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अति पिछड़ा वर्ग का एक डेलीगेशन मिलेगा और ये साथ के साथ मुद्दे उनके सामने रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि इसको डाइवर्ट किया जा रहा हो माहौल को बढ़ाने के लिए कि कांग्रेस की तरफ दिया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। 76 साल से जो हमारे साथ
कुठाराघात हुआ। जो 4 व्यक्तियों ने एक लड़ाई को लड़ा था, अब 5वां व्यक्ति उसने पूरा करने का काम करा है। 75% आरक्षण बिहार में करने का काम करा है। अब तो हमें वो नहीं चाहिए 50% में 27%। कांग्रेस का राज सबसे ज्यादा रहा है, बीजेपी तो अभी आई है, बीच में 1-2 बार और आगी होगी, जी जी, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस का राज रहा। तो इसके लिए दोषी कौन? इसमें कांग्रेस? मैं मानता हूं कि कांग्रेस दोषी थी। अगर कांग्रेस दोषी नहीं होती तो फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हुई? यही तो ओबीसी था जिसके कारण राज जो है ना बीजेपी का आया। जब सत्ता से बाहर फेंक दिया जाए जिस पार्टी का, उसके बाद वो दोषी नहीं रहती। दोषी तो अगली हो जाती है जो ये कह के कहती है कि हम ओबीसी को पूरा देंगे। इसमें अगर पार्टी का दोष ना दे करके हम जो जातीय नेता है उनको दोष दे तो कैसा रहेगा? इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा गुनाहगार अगर कोई है तो पार्टी में बैठे वो पार्टी के दल्ले हैं जो ओबीसी बन के और एमपी एमएलए बन जाते हैं और वो अपनी बात पार्टी फोरम पे नहीं उठाते, इसलिए हमारे साथ ये कुठाराघात हो रहा है। अगर वही लोग बोलते, अगर वही लोग उनके चापलूस नहीं होते तो आज ओबीसी का ये हाल नहीं होता। पर मैं नीतीश कुमार जी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आईना दिखाने का काम करा ओबीसी को कि ओबीसी इस संख्या में है। इसलिए आप भी एक कुछ बड़ी पार्टी जिसका नाम भी लिया जाए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जी जी, तो आप पर समाज क्या कहेगा? मैं डियर एक बात कहना चाहता हूँ। इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था जब 127वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। आप अखबारों के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे कि सबसे पहले पार्टी में रह के इस 127वें संविधान संशोधन बिल का विरोध मैंने किया था और मुख्यमंत्री के पास बैठकर मैंने क्रीमी लेयर के बारे में ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप ये गलत कर रहे हैं हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ। आप 2016 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार क्रीमी लेयर को कर दें। जब उन्होंने कहा कि मैं ठीक और मोदी गलत है तो हमारे समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति विशेष तौर पे ओबीसी के साथ कुठाराघात करते। 127 के बारे में बात बताएं कि क्या 127वां संविधान संशोधन बिल ये है कि केंद्र ने कानून बना दिया कि अब जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा वो चाहे उस जाति के किसी भी जाति को ओबीसी के अंदर शामिल कर सकता है। इसमें कोई दुराय नहीं। अब कोई भी इसके ऊपर आयोग खत्म हो चुका है, अब इस पे आयोग का कोई मामला नहीं रहा। ये तो सीधा कानून बना दिया। अब सलाह आएंगे ना वो अपने चहेतों को, उस कौम को उसके अंदर एंट्री करा देंगे और ये पूरा का पूरा ओबीसी का जो आरक्षण है इसको खत्म करने का जो मामला है ये 127वां संविधान संशोधन बिल है। मेरा नाम सुरेंद्र पांचाल है और मैं इस गर्जना रैली का प्रदेश प्रभारी हूँ। इस रैली का गर्जना रैली ही क्यों नाम रखा है? इस गर्जना रैली इसका नाम इसलिए रखा है कि इसमें जो मूल पिछड़ा वर्ग है वो 17 फरवरी को रोहतक में दहाड़ेगा और जिनको आज तक हक अधिकार नहीं मिले हैं वो अपनी बात रखेंगे। किस मतलब गर्जना का कारण पूछना चाहते हैं, किस प्रकार की गर्जना करना चाह रहे हैं? लंबे समय तक जो आज तक हजारों सालों तक हम पहले जो है ना गुलाम रहे, अब 76 साल की आज़ादी के बाद भी जब हम आज़ाद हैं उसके बाद भी हमारे हक अधिकार नहीं दिए जा रहे। इसलिए हम जो है ना जो अभी पीछे जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ उसमें ओबीसी की महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दी गई। ऊपर से हमारे ऊपर क्रीमी लेयर जो है ना एक विशेष समाज द्वारा जो थोप रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनका जो राइट नहीं बनता था, क्योंकि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कानून बनाना संविधान सभा का और उनका काम है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उनके ऊपर हम जो है ना गरजेंगे 17 फरवरी को। सुरेंद्र जी, जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं, पूरे देश में बात फैल रही है कि इस पर जात पात में बांट दिया गया है, तो अगर जातिगत गणना की जाती है तो उससे जात पात में बटने वाली जाति ज़्यादा नहीं होगी? नहीं, वो तो बटने वाली बात नहीं होगी, वो तो वर्ग में सीमित हो जाएंगे ना। जातिगत जनगणना का मतलब जातियों को बांटना नहीं है, जातियों का समूह को इकट्ठा करना है। वास्तव में इनको इकट्ठा करना है, क्योंकि जो संविधान के अनुसार जो कैटेगरी बना रखी हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में, वो जनरल सामान्य वर्ग, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद एससी और एसटी 4 वर्गों में बांट रखा है। तो ये तो सारे के सारे ओबीसी में चले जाएंगे, ये तो जातियाँ सिमट जाएंगी। तेजवीर सैन, ओबीसी रोहतक। मैं आपके माध्यम से तमाम ओबीसी, बहुजन निवासी और मूल निवासी भाइयों को 2 बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ।
17 फरवरी को रोहतक के अंदर गर्जना के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त विचारों को उथल पुथल कर देने वाली और इस देश के 42% कमज़ोर पिछड़ी जाति के लोगों को, मूल बैकवर्ड के लोगों को एक संगठनात्मक, एक ताकत के रूप में एक प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है इस समय 2024 में, जब देश की दो ताकतें लड़ने जा रही हैं, एक संविधान के हक की और एक संविधान के विरोध की। तो ऐसे हालात में अगर इस देश का कमज़ोर पिछड़ा वर्ग ना बोले तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय भविष्य में हो सकता है। तो आज की जो पीसी है उसमें खास करके मैं दो बातें, एक तो ये अभी जो जातीय जनगणना से आपने कहा कि भी जातियाँ ज़्यादातर इनका जो अनुछाड़ आएगा, जातिगत समाज के अंदर नुकसान रहेगा। ये जाति जनगणना केवल जाति ही की काउंटिंग नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर उन जातियों के साथ किन किन क्षेत्रों में कितना उनको हक मिला, कितना उनके पास पक्षपात हुआ, इस देश के अंदर उन जाति के किन लोगों के पास कितने रहने के लिए मकान हैं, उनके खाने कमाने के क्या क्या संसाधन हैं, देश के टोटल संसाधनों पर किन जातियों का कब्जा है। एक ऐसे 27 बिंदु को लेकर के जो बिहार की सरकार ने जो ज़मीन से निकाल के लेके आई है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सामाजिक आईना है। इस सामाजिक आईनों का जब हम एक इसका वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सरा मैं कह सकता हूँ, सामाजिक एक्सरा ही है। जब ये एक्सरा, सामाजिक एक्सरा सामने आ जाएगा तो इस देश के अंदर जो शासक वर्ग, जो जातियां हैं, उन जातियों ने 75 वर्ष में कितना हक यहाँ खाया वो खुल के सामने आ जाएगा। और समाज के अंदर जिन लोगों को पीछे फेंक दिया गया उन लोगों तक असली स्थिति क्लियर हो जाएगी। उन लोगों के लिए स्पेशल योजनाएं बनेंगी जो बहुत पीछे रह गए। उन लोगों की स्थिति को वो तभी आगे आएगी जब जाति जनगणना कहा कि दो ताकतें देश के अंदर काम कर रही हैं, एक संविधान विरोधी और एक संविधान के पक्ष की। जी, तो कौन सी है दो ताकतें? मैं ये समझता हूँ कि जो भाजपा जो सरकार है, आरएसएस जिसका प्रमुख जो चेहरा है, वो कभी नहीं चाहते अगर इस देश का जो बाबा साहब ने जो सिस्टम खड़ा किया, उन लोगों ने उस टाइम में 208 लोगों ने जो इस देश का संविधान के अंदर 6 महीने तक जो डिबेट चली, एक एक बिंदु के ऊपर डिबेट चली, संविधान के हर आर्टिकल के ऊपर डिबेट हुई, तो ये इतना ज़बरदस्त संविधान वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है। लेकिन उसके अंदर हर मानव को, हर वर्ग को बराबर का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार। वो चाहते हैं कि जो संविधान से पहले जो भारत का जो सामाजिक ढांचा था, वही ढांचा पुनः दोबारा बना करके इस देश के अंदर जो जाति धर्म के नाम से जो सदियों से जिन लोगों को छड़ा के मारा गया, जिन लोगों के अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए, पशुओं से बदतर जिनकी जिंदगी बना दी, भविष्य में जो नए भारत का जो लोग आह्वान करना चाहते हैं, ये पुराने भारत में उठाकर इस देश के अंदर फिर गंदगी पैदा करना चाहते हैं, वही लोग नहीं चाहते कि भारत का जो संविधान है ये लंबे समय तक चले। तो सैनी जी, आपने कहा तेजवीर सेन जी, सैन जी, आपने कहा कि जो जातिगत गणना है ये चेक करने के लिए है कि जो लोग हैं उनका हनन हो रहा है अधिकार जी। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग्य हो जाते हैं, उसके बावजूद जो है इन अधिकारों का फायदा उठाते रहते हैं। इस बारे में जी, क्रीमी लेयर अगर लागू है तो ओबीसी में है, जो योग्य आदमी उनको तो कोटा वैसे ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या जरूर है कि इसमें भाई जी बताना भूल गए हैं कि जो इसमें जी रोहिणी, मैडम जी रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है वो आई पड़ी है, उसमें ओबीसी की 5000 जातियां हैं। आयोग ने जो पूरे देश के अंदर 17 में जो आयोग बने हैं, 19 में उसका रिपोर्ट सौंपी गई है। उस आयोग ने क्लियर किया है कि टोटल 5000 जातियों में से केवल 10 जातियाँ ऐसी हैं जो आज तक का जितना ओबीसी कोटा मिला, चाहे वो नौकरियों मिला, चाहे वो दाखिलों मिला, चाहे वो कोर्सेज में मिला, मात्र 10 जातियों को पूरे कोटे का 50% कोटा के लिए 10 जातियाँ ले गई। और 994 यानी कि 1000 करीब जातियाँ ऐसी हैं कि जिनका एक बच्चा भी 4th क्लास कर्मचारी आज तक नहीं लग पाया। ये जो सामाजिक जो अन्याय है, यानी कि ओबीसी के अंदर भी जो किसानी जो पिछड़े हमारे भाई हैं, उन्होंने साझा होने के नाते जो कमज़ोर, जिनके आज हम 42% लोगों जो बात कह रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा सामाजिक मजाक हुआ है। हम चाहते हैं जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होकर के, और इसको बल्कि 2 या 3 श्रेणी में भाजपा, कर्पूरी ठाकुर जी का जो मेथड है उसको लागू। अभी जो बिहार के अंदर जो सरकार है उसने, आपको पता होगा, ईबीसी और ओबीसी, उन्होंने वहाँ 2 के ऊपर अलग अलग जातियों की काउंटिंग हुई है, 36% वो जो आपको पता होगा। मैं ये कहना चाहता कि जो जी रोहिणी की रिपोर्ट है वो इस देश के लिए एक्स्ट्रा सिद्ध करेगी। और ओबीसी के भीतर जो किसानी हमारे भाई हमारी, उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अधिकार का मामला है, इसलिए मैं समझता हूँ अगर इनके साथ सामाजिक न्याय होना चाहिए। जी रोहिणी की रिपोर्ट क्या उचित मानते हैं? बिल्कुल उचित मानते हैं हम। सार्वजनिक क्यों नहीं हो पा रही? ये बात तो सरकार जाने, सरकार जान के नहीं करना चाहती। वो इसलिए करना चाहती कि जो दबंग जातियां हैं, इससे बड़ा नुकसान 127 में संशोधन करेगा। नरेंद्र मोदी जी की जाति को बिना आयोग बिठाए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, बिना आयोग बिठाए नरेंद्र मोदी जी की मोड़ जाति को ओबीसी के में डाल दिया। उसमें से मात्र एक आदमी, जब ओबीसी को बणों में कोटा मिल रहा था तो कोटा विरोधी जो इसके विरोध में जो रथ चला हुआ था, उसका जो सारथी बन के बैठा था।
नरेंद्र मोदी उस रथ का सारथी था जो कमंडल की बात लेके चला था और मंडल के विरोध में कमंडल का था। कमंडल का जो रथ था उसका ये सारथी था, यानी कि पिछड़े वर्ग के ओबीसी का जो कोटा लागू होना था उसके विरोध में ये सारथी था। लेकिन जब ये देखा कि ओबीसी की सभी जातियां जागने लगी, जादगी है, तो आज ये नकली ओबीसी बना करके, जिस जाति का कोई आयोग ही नहीं बैठा, अगर आयोग बैठा तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मैं जरूरत तो मेरे ऊपर केस बनना चाहिए, और नहीं तो नरेंद्र मोदी जी की जाति को आयोग रहित करके उसको बाहर फेंकना चाहिए। नरेंद्र जी के ऊपर झूठा ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर केस भी बनना चाहिए। मैं आपके मदद कहना चाहता हूँ कि ये जो 27वां संशोधन है ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। देश की उन तमाम जातियों को जिनका हक प्रकाश ने अपने दोहरे बिठा के खाया, वो दोष अपनी बजाय लेने की बजाय उन जाति उठाकर ओबीसी में डालेंगी, और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो जातियां हैं उनके बच्चों को आने वाला भविष्य अंधकार में मिटा दें। हम इसका विरोध करते हैं। आपने बात की 10 जातियां जो है जिन्हें 50% ज्यादा फायदा मिला, जी मानते हैं है सर, किसको दोषी मानते हैं? इसमें मैंने कहा कि जो सामूहिक रूप से जो आयोग ने जो श्रेणी विभाजन नहीं किया, कर्पूरी जी का मेथड अगर लागू नहीं करेंगे तो कमजोर पिछड़ी जातियां, जन्म जातियां जो अपना काम धंधा करती है वो जातियां सदन का शोषण रहेगा। क्योंकि ये क्लियर है कि जो जहां मजबूत होता है वो हमेशा कमजोर के ऊपर अपना दबाव बना के रखता है, उसको अपने चुंगल फंसा के रखता है। दूसरा प्रश्न आप तो मैं एक और करना चाहता था, जो एक और जो क्वेश्चन रह गया कि कांग्रेस के दिमाग में एक अलग सी चीज आ गई है। क्या आ गई है कि 5 राज्यों का चुनाव है और उस राज्यों में ऐसा लगता है, जो वो निकल के आ रहा है कि भी कांग्रेस बहुत जल्दी 5 स्टेटों में बैठने जा रही है, उसे एक हवा उठेगा, तूफान उठेगा, और उस तूफान के अंदर कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा जैसे प्रदेश में घुस करके यहाँ जो कमजोर पिछड़ी जो जातियां हैं, इन जातियों को बिना हक दिए ही हम उस तूफान की जो रफ्तार को तेज करके, और इन लोगों को जो हम पीछे जिनको दबा के रखा था, हम इनको फिर दोबारा लंबे, हम इस बात को हम पूरी तरह समझते हैं, हम उस तूफान को हरियाणा की दीवार से बाहर रोकने का काम करेंगे। अगर कांग्रेस ने ये गलती की, हम भाजपा से भी चाहते हैं कि हमने किसी से कोई दुश्मनी ना, हमें भाजपा से दुश्मनी ना हमें कांग्रेस से दुश्मनी, हम चाहते हैं कि हमें एक सीढ़ी की जरूरत है। जो भी पार्टी मेरे वर्ग के लोगों, इस प्रदेश के जो 32% लोग हैं, उन लोगों को जो पार्टी अपनी सीढ़ी चढ़ाएगी हम उसके साथ का। हमारे सुरेश भाई जी ने ये बात कही है, हनुमान जी ने भी बात की है, सुरेंद्र जी, हमारे सारे साथी एक ही बात कह रहे हैं, हमें किसी पार्टी से कोई प्यार नहीं, हमें कोई दुश्मनी है। एक ही बात है कि हमारा हाथ कौन पकड़ता है। देखिए शब्दों का छल कपट नहीं, ये बात रख लेना। ये नहीं है कि इधर महाभारत के अंदर युद्ध होता है और उसके अंदर जो है अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंज डड बचा कर, ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने अधिकारों के लिए अपना लठ लेकर के और हम पूरी ताकत से खड़े हैं और इसका हम जबा के पैरा देंगे। जी आपने अपने इसमें जो एक सीढ़ी का शब्द यूज किया, जी सीढ़ी का पता है कि एक बार सीढ़ी का सर पे बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए यूज जी बाद में साइड में जी मैंने एक शब्द और किया कि हाथ पकड़ने की बात भी मैंने कही है। अगर हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे और हम हाथ पकड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, पहली बात तो हम उसका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर उसने हमने ये हमारे साथ धोखा हो रहा है तो हम अपनी सीढ़ी को जो हमारे ऊपर होगा हम सीढ़ी हटा लेंगे। आप देखना सीढ़ी हटने से हमारे ऊपर आदमी कहाँ जाके गिरेगा उसका अंदाजा आप लगा लेना।